Good morning, students. Today we will continue the chapter and learn about bar graph and probability. इस वाले लेक्चर में हम बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। 6th स्टैंडर्ड में आप अच्छे से सीख चुके हो, मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको 4 या 5 बार ग्राफ चाहिए होंगे, वो आप लूज जो मिलते हैं वो ले लेना और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया है वैसे ड्रॉ करके, जैसे मैं 6 में करवाती थी, लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन लिख के राइट साइड वाले पेज पर हम बार ग्राफ को स्टिक कर देते थे। ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी करना है। ये साइड जो क्वेश्चन है वो लिखोगे और क्वेश्चन उस बार ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखोगे और राइट हैंड साइड पे वो बार ग्राफ ड्रॉ करके स्टिक कर दोगे। ओके, फर्स्ट यूज ऑफ बार ग्राफ्स व्हेन with a different purpose. बार ग्राफ हम क्यों यूज करते हैं? Last year we learned how to draw a frequency distribution table for a given data and then draw a bar graph. हमने लास्ट ईयर क्या सीखा था? हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब टेलीमार्क वाले हमने सीखे थे ना, डेटा दिया होता है तो उसको कैसे टेलीमार्क बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं डेटा को। उसके बाद फिर हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। नाउ we shall see how from a given bar graph we can make डिडक्शंस अबाउट द डेटा। अब हम सीखेंगे कैसे हम बार ग्राफ से डेटा के बारे में जान सकते हैं कि क्या उसमें दिया हुआ है, क्या हमें उस बार ग्राफ को देख के पता चल रहा है। चूजिंग अ स्केल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, स्केल चूज करना। आपको एक अच्छा बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या डेटा दिया हुआ है, उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसमें स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वी मस्ट चूज अ सुटेबल स्केल फॉर ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने के लिए हमें एक सुटेबल स्केल की जरूरत होती है। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 600 मार्क्स ऑन अ बार ग्राफ, वी कैन नॉट चूज द स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब आपको मैंने बार ग्राफ बताया था, स्क्वायर्स करते हैं, एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, एक यूनिट बोलते हैं उसको। तो अगर हमें 600 मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो हमको कितना बड़ा बार ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा 600 रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। वी कैन नॉट चूज अ स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स बिकॉज वी विल हैव टू टेक 60 यूनिट्स टू रिप्रेजेंट 600 मार्क्स। मतलब एक यूनिट इज इक्वल टू अगर 10 तो 600 मार्क करेंगे मतलब 60 यूनिट का, तो कितना बड़ा बार ग्राफ बन जाएगा। तो ये स्केल ठीक नहीं है ना। A suitable scale here is 1 unit is equal to 100 marks, so that for representing 600 marks we have to take 6 unit। मतलब समझ रहे हो आप, जैसे हमको 600 मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है ना, 600 मार्क्स को रिप्रेजेंट करना। जैसे हमारा बार ग्राफ में हम लेते हैं ना, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो उसमें जो ऐसे हम लोग, मैंने बताया था आपको 1 जो स्क्वायर स्क्वायर बने होते हैं बार ग्राफ में, तो उसका जो 1 यूनिट होता है ना, दिस इज 1 यूनिट। तो अगर मैं 600 रिप्रेजेंट करना है तो 10, 20, 30, 40, 50, अगर मुझे कितना बड़ा बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब 0 से लेके यहाँ तक हो गया 100 मार्क, फिर दूसरा यूनिट हो गया 200 मार्क्स, है ना, फिर 300, 400, 500, 600। तो जो है यहाँ पर हमारा बार ग्राफ जो है इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10-10 लेती तो 10-10 लेने में तो कितना बड़ा मुझे बार ग्राफ बनाना पड़ता, जो कि पेपर में नहीं आता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए सही से स्केल चूज करना। ठीक है, सो a suitable scale here is 1 unit is equal to 100 marks, so that for representing 600 marks we have to take 6 unit। तो 6 unit में हमारा काम हो जाएगा, है ना। अब आता है drawing a double bar graph। by drawing a double bar graph we can compare quantities of the same type from two different sets of data। Two bars, one for each set of data, are drawn side by side। The heights of the two bars can be compared and conclusion can be drawn। अगर हमें सिंगल बार ग्राफ ठीक है हमने बनाया, डबल बार ग्राफ की बात करें हम, तो हम किसी भी उसके लिए 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा दिए हुए हैं तो हम आराम से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि रवि के हिंदी और इंग्लिश में 50 मार्क्स आए, इंग्लिश में 75 मार्क्स आए,
तो अगर हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो हम देख के जिसकी हाइट ज्यादा, जिसकी हाइट कम, उससे पता लगा सकते हैं अच्छा इसमें इसके इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है। तो कभी भी हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो सेम टाइप की, है ना, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, तो वी यूज डबल बार ग्राफ। तो 2 bars, one for each set of data, are drawn side by side. The heights of the 2 bars can be compared and conclusion can be drawn. अब आती है एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको क्या है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन में ही बार ग्राफ दिया हुआ है, उसमें से देख के हमें सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। कुछ बार ग्राफ दिया हुआ है, द बार ग्राफ शोज द bar graph is given, you have to give the answers of the following questions. Use the bar graph to answer the following questions. First question, which is the most popular pet? अब आपको ये देखना है क्या दिया हुआ है। देखो इस साइड पे पेट एनिमल्स दिए हुए हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, अदर्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो अब हम इससे कंपेयर, देखो दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और यहाँ पे दोनों का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है वहां पे हम जीरो, मतलब ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, यहाँ से ओरिजिन ग्राफ शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट इज इक्वल, इसका स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2, 4, 6 ऐसे हमने लिख दिए स्टूडेंट्स के नाम, और यहाँ पे हमें पेट एनिमल्स दिए हैं, ये हमें ग्राफ बना के दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो आप तुरंत देख के जिसकी ग्राफ ज्यादा बड़ा होगा, बार जिसका बड़ा होगा, इसका मतलब वो मोस्ट पॉपुलर। तो हमें बिना कोई डेटा लेके या चेक करने, सीधे हम देख के ही बता सकते हैं कि कैट्स आर द मोस्ट पॉपुलर पेट अमंग द स्टूडेंट्स। कितने लोगों को पसंद है, 10 लोगों को। डॉग्स कितने लोगों को पसंद है, 8 लोगों को। रैबिट्स 2, हैमस्टर्स 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5, मतलब 5 लोग स्टूडेंट्स को। एंड अदर्स 2 तो ये लाइन तक है, और 2 और 4 के बीच में मतलब 3 लोगों को, ठीक है। तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, cats are the most popular pets among the students. How many students have dog as a pet? और कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पेट? तो देखो तुरंत देख के बता सकते हैं ना, 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी बार ग्राफ हमें दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि एक बुक स्टोर में 5 साल में जितनी बुक्स सोल्ड हुई है उसका डेटा हमें यहाँ पे दिया, कंसेक्यूटिव में लगातार 5 साल में, जैसे 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। देखो ये इसका स्केल क्या है, 0 से 100, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी, 100 बुक्स दिया हुआ है स्केल। तो ये 100 है, ये 200 है ना। तो अब देखो यहाँ आंसर में देखो, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989 इज अबाउट 180। क्यों 180? आपको पता है जब बार ग्राफ हम लेते हैं तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने वो होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 यूनिट होती है वो 10 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ तो 100 तक है, 100 से 200, तो इसके बीच में कितना होगा, 150, है ना। एकदम बीचों बीच क्या होगा, 100 और 200 के बीचों बीच क्या होगा, 150, है ना, 150 होगा। अब 150 और ये देखो 160, 170, 180, तो ये लगभग जो है यहाँ तक कितना आ रहा है, 180 तक आ रहा है। तो 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है, 180। 1990 में, अब देखो 1990 ये 400, 500 के लगभग आसपास है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से स्केल से ज्वाइन करके देखूं, टेढ़ा हो गया ये, तो ये 490 के लगभग आ रहा है। तो 1990 में कितना, 490 बुक्स सोल्ड हुई है। एंड 1992
1992 में ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करके आप स्केल रख के देखना, तो दिस इज 295. ठीक है, सो आंसर इज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989 इज अबाउट 180, 1990 में 490 एंड 1992 में 295 जैसी बुक्स सोल्ड हुई है। आप एक बार देखो, वो करके देखते हैं, स्केल रख के आपकी बुक में जो ग्राफ बना हुआ होगा उसमें स्केल रख के मेजर करके देखना, हो सकता है ये इसमें डिफरेंस भी हो। आप स्केल रख के फाइंड करके देखोगे तो आपको सही वो मिल जाएगा डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, about 475 books were sold in 1990. About 225 books were sold in 1992. Question number 2. क्या था? In which year were about 475 books sold and about 225 books sold? 475 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई है? तो देखो 400 टू 500, तो 1990 में है ना, इसी से पता चल रहा है बार को देखते से कि 400 और 500 के बीच में यही वाला बार है। तो 475 बुक्स कितने कौन से ईयर में सोल्ड हुई होंगी? 1990। एंड 225, तो देखो 200 और 300 के बीच में कौन सा है? 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990 and 225 books were sold in 1992. Now third question is, in which year were fewer than 250 books sold? कौन से ईयर में 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई है? तो 1989, देखो 100 और 200 के बीच में ही है, एंड 1992 है ना, 1992. And last question, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? कैसे आप करोगे? On y axis the line is, मैंने आपको ये सिखाया था अभी, y axis पे जो लाइन है वो 10 स्मॉलर पार्ट में डिवाइडेड होती है ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 पार्ट्स। तो so we can estimate the number of books sold in 1989 is about 180. यहाँ से यहाँ तक तो 100 है, और 100 से ये 200 तक 10 पार्ट्स में डिवाइड, तो 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80। उससे हमने एस्टिमेट लगाया कि 1989 में 180 बुक्स सोल्ड हुई है। Now next question, number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. अब ये आपको ड्रॉ करना है, इसके लिए आपको बार ग्राफ की जरूरत है। क्या डेटा दिया हुआ है आपको? स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, और स्टैंडर्ड के साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए कि 5th स्टैंडर्ड में 135, 6th स्टैंडर्ड में 120, 7th स्टैंडर्ड में 95, 8th स्टैंडर्ड में 100, 9th में 90 और 10th में 80। अब आपको देखो, इसको देख के क्या लग रहा है? स्केल 135 तक है, तो मतलब हमें 140 तक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 लेती हूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो मेरा इजीली बन जाएगा ना। तो अब हम देखो ये बार ग्राफ लेंगे, मैंने लिया स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। देखो इस तरीके का आपका बार ग्राफ आता है पेपर। अब ये कितने वाला है? 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइडेड वाला है, और एक इससे और भी बारीक वाला आता है जो 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो आप जो भी लेना चाहो दोनों में से वो ले लेना, मोस्टली ये 5 वाला ठीक रहता है ना। अब इसमें हमने क्या लिया? एक्स एक्सिस पे मैंने लिया स्टैंडर्ड। टू थिंग्स आर गिवन, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैंने स्टैंडर्ड ले लिया एक्स एक्सिस पर, और यहाँ वाई एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये लिखना बहुत जरूरी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, वहां पे एक्स लिखोगे, और जो वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं वहां लिखते हैं वाई एक्सिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्केल लिखना, हमें पहले स्केल लिखना होता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ से ओरिजिन ऑफ बार शुरू हो रहा है 0, तो फिर 0 से ये देखो दिख रहा है ना जो डार्क लाइन, वहां तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आप कहाँ लिखोगे? एकदम लाइन के ऊपर ही लिखोगे। कोई भी ये जो लाइन है ना डार्क वाली, ये यहाँ पे नंबर लिखोगे उसके बीचों में, कोई भी नीचे या ऊपर नहीं लिखे, अंदर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डार्क लाइन से ये डार्क लाइन तक 1 यूनिट है,
एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 यहाँ पर आएगा, फिर दूसरी डार्क लाइन में 20, तीसरी डार्क लाइन में 30, ऐसे करके 140 तक लिख दोगे। और ये फिर उसके बाद क्या आपने शो किया है वाई एक्सिस पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है, स्टैंडर्ड्स। यहाँ भी एक यूनिट छोड़ के 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक वो लिख दोगे। अब देखो 5th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, 135, तो 30 तक तो ये है, और 10 यूनिट है, मतलब इसका हाफ हो जाएगा 5, तो यहाँ हो गया हाफ 135। फिर है 120, तो 120 ये है 6 स्टैंडर्ड में। 7th स्टैंडर्ड में 95, तो देखो 90 और 100 के बीचों बीच 95 होगा, तो बीचों बीच देख लिया 95। 8th में 100, तो 8th स्टैंडर्ड में 100। 9th में 90, 9th में 90, और 10th में 80, 10th में 80, तो ये बन गया बार ग्राफ, और हम इसको देख के बता सकते हैं 7th स्टैंडर्ड में 95 बच्चे, 6th स्टैंडर्ड में 120, तो हमें डेटा की जरूरत नहीं है, हम इस बार ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, समझ में आया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ स्टैंडर्ड लिखोगे, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने स्केल लिया है वो सबसे जरूरी होता है ऊपर लिखना, और फिर ये बार ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। फिर उस पर क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कैसे आप, तो स्केल हमने क्या लिया है, y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, हमने y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट लिया है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आप बार ग्राफ को देख के लग रहा है कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है, 5th स्टैंडर्ड में, है ना। देन एंड द मिनिमम, और मिनिमम किस में है, सबसे कम 80, मतलब 10th स्टैंडर्ड में, 10th class has the minimum number of children, that is 80. So find the ratio of students of class 6 to the student of class 8. 6 और 8 के रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो 6 में कितने बच्चे हैं, 120, और 8 में कितने हैं, 100, है ना। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो रेशियो ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 20 से 28 टेबल में दोनों आते हैं, 25 जा 100, 26 जा 120, 6 upon 5 that is 6:5 is the ratio of between student of class 6 to the student of class 8. Next question, the performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. अब इसमें हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, क्यों, क्योंकि एक बच्चे के ही दो मार्क्स दिए, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 आए हैं और सेकंड टर्म में 70 आए हैं, तो हमें कंपेयर करना है ना। तो अब हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो सी, वही हो गया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट ले लिए और वाई एक्सिस पे मार्क्स, क्योंकि क्या दिया हुआ है हमें, देखो सब्जेक्ट्स दिए हैं और मार्क्स दिए हैं, तो हम एक्स एक्सिस पे तो क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मार्क्स ले लेंगे। अब स्केल देखो, और स्केल हम देखो, इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि 100 के नीचे ही सब कुछ है, मार्क्स जितने भी है ना, राउंडेड अबाउट 100 तक। तो हम अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स लेते हैं, 1 यूनिट इज 10 मार्क्स, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हम वाई एक्सिस पे लिख देंगे मार्क्स। अब देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो एक हमने व्हाइट रखा है, एक को हमने शेडेड किया है, और वो हमें यहाँ ऊपर दिखाना पड़ता है कि व्हाइट वाला पार्ट क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और डार्क वाला पार्ट क्या है हमारा सेकंड टर्म। तो पहले हम स्केल लिखेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, और फिर हम स्केल लेंगे, ये शो करेंगे कि डबल बार ग्राफ हम बना रहे हैं, उसमें जो व्हाइट वाला पार्ट है वो फर्स्ट टर्म होगा, और जो डार्क पार्ट है वो सेकंड टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है, 67। तो देखो 67 कैसे देखेंगे, यहां से यहां तक 60 से 70 10 है, तो 61 60, तो ये 10 मतलब 5 पार्ट है, तो देखो 1 2 3 4 5, और ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स है, तो मतलब ये एक जो बॉक्स है वो 2 मार्क्स के बराबर है, तो 62 64 66 और एक इसके बीच में, तो ये हो गया 67। ठीक है, फिर है दूसरा
सेकेंड टर्म में उसके कितने मार्क्स है 70, तो 70 तो आराम से हो गया यहाँ तक। तो ये हो गया इंग्लिश में मार्क्स। अब आते हैं हिंदी के मार्क्स। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 है, तो 70 तो ये है। और मैंने क्या बोला, ये देखो 5 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 5, और हमने कितना माना है इसको 10 माना है। तो एक बॉक्स जो है वो किसके बराबर है, 2 मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ पे 70 है, तो एक बॉक्स अगर हमने ऊपर तक किया तो हो गया 72। और सेकेंड टर्म में 65, तो 60 कैसे, देखो 60 तो यहाँ है, एक बॉक्स मतलब 2 तो 62, फिर दूसरा बॉक्स मतलब 4 64, और तीसरे बॉक्स में हाफ, तो ये हो गया 65। ये हो गए हिंदी के मार्क्स। फिर है मैथ्स 88, तो 80 तो है। अब 88 देखो तो 80, एक बॉक्स मतलब 2 के बराबर, 82 84 86 88 है ना। और मैथ्स में 95, तो 90 और 100 के बीचों बीच 95, तो ये हो गया मैथ्स के मार्क्स। ऐसे साइंस में 81, तो 81 देखो 80 तो ये है, और ये एक बॉक्स का आधा, 81 हो गया, 85 हो जाएगा बीचों बीच, मतलब दो, एक बॉक्स हो गया 2 के बराबर 82, दूसरा बॉक्स 84, और तीसरे में आधा, तो 85। फिर है सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में है 73, तो 70 तो है ही, 2 बॉक्स हो गया 72, और दूसरे बॉक्स का आधा 73, और सोशल साइंस में 75, मतलब 70 और 80 के बीच में 75। इस तरीके से हम एक ही ग्राफ में डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, फर्स्ट इन विच सब्जेक्ट हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं और ये सेकंड टर्म्स के मार्क्स हैं, तो किस सब्जेक्ट में उसने सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है। देखो मैथ्स में, इन मैथ्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इम्प्रूव द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे उसके फर्स्ट टर्म में थे कितने मार्क्स थे 88, और सेकंड टर्म में जाके कितने हो गए 95। इन विच सब, सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, किस सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है सोशल साइंस में। क्यों, क्योंकि उसके फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे 73, और सेकंड टर्म में कितने हो गए 75, तो 2 ही मार्क्स का खाली वो हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है। हाँ हुई है ना, हिंदी में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में उसके ज्यादा थे 72 थे, लेकिन सेकंड टर्म में कितने रह गए 65 ही रह गए। यस, इन द हिंदी द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन डाउन। समझ में आ रहा है। तो खाली हम अगर इस तरीके से ग्राफ बना देते हैं, तो इस ग्राफ को देख के, इस डेटा को देख के हम इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। अब एक कॉलोनी से सर्वे किया कि फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से हैं। पहले तो स्पोर्ट्स के नाम लिख लिए, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। अब कितने लोग देखना पसंद करते हैं और कितना लोग उस गेम में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, ऐसे सर्वे करके एक कैलकुलेशन, एक डेटा इकट्ठा किया। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है बार में, तो कैसा बनेगा, डबल बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग दोनों है ना। तो बार ग्राफ में पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन हो गई वाई एक्सिस। अब डेटा कितना बड़ा है देखो, 1240 तक है, तो मतलब हमें 100 लेना पड़ेगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो ही जाके 100 200 300 400, तब हम 1300 तक लिख पाएंगे बार ग्राफ में, है ना। तो हमने ले लिया स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100%। ये बार बार बोल रही हूँ, इम्पोर्ट, अगर डबल बार ग्राफ है तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी हमें बताना पड़ता है, और स्केल भी लिखना पड़ता है। तो स्केल हो गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 100%, और जो ब्लैंक वाला है वो हमारा हो गया वॉचिंग, और शेडेड पार्ट हो गया पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट था क्रिकेट, है ना। क्रिकेट कितने लोग देखना पसंद करते हैं 1240। अब ये 100 है, मतलब ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, तो 1200 तो 1220 40 60 80, फिर 1300, मतलब एक बॉक्स जो है वो 200 के बराबर 20 के बराबर है ना। तो अब है इसका 1240, तो क्या देखो 1200 तो है ही, और दो बॉक्स 1220 1240, तो ये हो गया वॉचिंग। और ये क्या है पार्टिसिपेटिंग 620, तो 600 तो है ही, ये 600 और एक बॉक्स 620 हो गया। बास्केटबॉल वॉचिंग कितना है 470, तो 470 मतलब 4 और 5 के बीच में, तो 402 420 440 460, और वो एक बॉक्स का हाफ, तो हो गया 470। फिर पार्टिसिपेटिंग 320, तो 300 तो ये है, और एक बॉक्स आ जाएगा तो 320। इस तरीके से हम डेटा को यहाँ पे
अरेंज कर देंगे। ये क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। इसको देख के बनाना, बार बार बोल रही हूँ, स्केल इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। और ये जो हम जैसा डिनोट कर रहे हैं बार ग्राफ को कि ब्लैंक इज वॉचिंग एंड शेडेड पार्ट इज पार्टिसिपेटिंग, वो लिखना पड़ता, तो ही हमें मालूम चलेगा अच्छा ये वॉचिंग वाला बार ग्राफ है और ये पार्टिसिपेटिंग वाला बार ग्राफ है। और जिस एक्सेस पे हम जो ले रहे हैं, यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स लिया है तो स्पोर्ट्स के नाम लिख के उसके नीचे लिखना पड़ेगा स्पोर्ट्स, और यहाँ हमने लिया नंबर ऑफ पर्सन्स, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ पर्सन्स। द अबव बार ग्राफ डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। ये जो डेटा दिया हुआ है उसको स्केल, एक अच्छा सा स्केल चूज करके बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करो, और उस बार ग्राफ से आप क्या निकालते हो। तो इस बार ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि कितने लोग देखते हैं स्पोर्ट्स को और कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना। The above bar graph depicts the number of people who are watching and who are participating in the sports. Second question, which sports is most popular? कौन सा है, क्रिकेट। देखो उसको कितने लोग देखने वाले हैं, खेलने वाले तो कम ही है लेकिन देखने वाले ज्यादा हैं, तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। थर्ड, which is more preferred, watching और participating in sports। अब आपको इस बार ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, लोग ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, वॉचिंग कि पार्टिसिपेटिंग। वॉचिंग द स्पोर्ट्स इज मोस्ट प्रिफर्ड बाय द पीपल। देखो वॉचिंग वाला सब में ज्यादा है और पार्टिसिपेटिंग वाला कम है, तो उससे क्या पता चलता है कि लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय खेलने के। ठीक है, नेक्स्ट, टेक द डेटा giving the minimum and the maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter, plot a double bar graph using the data and answer the following। अब आपको इस लेसन के स्टार्टिंग में एक टेम्परेचर दिया हुआ है, उस टेम्परेचर को यूज करके हमें ये डबल बार ग्राफ बनाना है और ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये देखो ये दिया हुआ है, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया है ना। तो नीचे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा सिटी और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। और हमें स्केल चूज कर, स्केल देखो क्या चूज करोगे आप कि 100 के नीचे ही है सब, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लेंगे तो इजीली हमारा बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये देखो, और ये थोड़ा बड़ा होगा इसलिए इसको आड़ा करके बनाना है बार ग्राफ को। ये हमने सिटीज ले लिया, यहाँ हमने टेम्परेचर ले लिया, ब्लैंक वाला हमने मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाया और शेडेड वाला मिनिमम टेम्परेचर, और स्केल लिख लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसे हिसाब से देख लो कि उसमें कितना है, अमृतसर का 38, तो 30, और देखो ये 5 पार्ट है और ऐसे हमारा 10 माना है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 32, 34, 36, 38, तो ये हो गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम है 29, 29 मतलब 30 में जो उसके नीचे जो बॉक्स है उसका हाफ, तो हो गया ये 29। अब अमृतसर 37, तो 30 तो है और 38 हमने यहाँ किया था पूरा बॉक्स, उसका आधा हो जाएगा 37। 26 तो 20 है, 22, 24, फिर तीसरा बॉक्स 26 होता है लेकिन तीसरे बॉक्स का हाफ, क्योंकि हमें क्या लिखना है 26। इस तरीके से डेटा को यहाँ पे अरेंज कर देंगे तो हमें ये बार ग्राफ मिल गया। अब क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature or the given data। तो जम्मू हैज द, अब आप इसको देखोगे तो जम्मू किधर है, ये जम्मू में जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें क्या पता चलता है इससे आंसर कि जम्मू हैज अ लार्जर डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन डेटा। वो कितना है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 26 डिग्री 15 डिग्री सेंटीग्रेड का दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द हॉट which is the hottest city and which is the coldest city। कौन सी hottest city है और कौन सी coldest city है। तो hottest तो जम्मू हो गई 41 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा हाई हुई है, और बेंगलुरु विद 21 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। कोल्डेस्ट सिटी क्या हो गई, बेंगलुरु, क्योंकि उसमें सबसे कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड उसी का ही टेम्परेचर है। ठीक है, मिनिमम जो टेम्परेचर है वो बेंगलुरु का है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हॉटेस्ट हो गया 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड कोल्डेस्ट सिटी इज बेंगलुरु विद 21 डिग्री सेंटीग्रेड। Bengaluru having its maximum temperature 28 degree centigrade is less than the minimum temperature 29 degree centigrade in Ahmedabad। अब और क्वेश्चन क्या पूछा है,
नेम टू सिटीज where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other, कि ऐसे दो सिटी के नाम बताओ जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर से कम है। तो वो बेंगलुरु हो गया, क्योंकि है ना बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम है अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से। नेक्स्ट, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मुंबई, मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड, देखो मुंबई किधर है, ये इसका ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, इन दोनों में बहुत कम डिस्टेंस वो डिफरेंस है, किसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ही डिफरेंस है। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। वी नो दैट सर्टेन इवेंट्स आर श्योर टू हैपन। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती ही होती है, जैसे कि राइजिंग ऑफ सन इन द ईस्ट। अब सन जो है वो ईस्ट से ही निकलेगा, मंडे टू फॉलो संडे, और संडे होने के बाद मंडे ही आएगा, ट्यूसडे आएगा क्या संडे के बाद? मंडे ही आता है ना। सर्टेन इवेंट्स आर इम्पॉसिबल टू गेट नंबर 7 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। अब डाइस को अगर मैं, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ इवेंट्स जो इम्पॉसिबल होती है, जैसे कि मैं अगर डाइस फेंकू और डाइस में नंबर 7 आए, क्या इज इट पॉसिबल? डाइस में कितने 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये इवेंट पॉसिबल नहीं है। रेडियस ऑफ अ सर्कल बीइंग बिगर देन इट्स डायमीटर, किसी भी सर्कल का रेडियस उसके डायमीटर से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि रेडियस डायमीटर तो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस डायमीटर से बड़ा कैसे हो सकता है? देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच मे हैपन और मे नॉट हैपन, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तीन चीज मैंने इसमें समझाई आपको। पहला तो क्या, जो होते ही होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं वो होंगे ही होंगे। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते हैं। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। गेटिंग 3 ऑन द अपर फेस व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, कि अगर मैं डाइस को फेंकूं तो 3 नंबर आएगा ऊपर, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। या मैं टॉस करूं और मैं बोलूं हेड, तो आ भी सकता है हेड और नहीं भी आ सकता है ना, टेल भी आ सकता है। तो गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस, तो ये इवेंट्स कैसे हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक मेजरमेंट है कि किसी भी इवेंट जब होता है उसके अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। जैसे कि व्हेन एन इवेंट इज श्योर टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1, when an event is impossible its probability is 0, for all the other events the probability lies between 0 and 1। कि अगर ये एक इवेंट है जो होगा ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1। अगर ये इवेंट इम्पॉसिबल है तो मतलब ये हो ही नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। फॉर ऑल द अदर इवेंट्स, और जो और इवेंट्स होते हैं मे बी हैपन और मे नॉट बी हैपन, उनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। जैसे व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। अगर एक कॉइन को मैं टॉस करूं तो उसके दो मतलब उसके क्या वो है पॉसिबल आउटकम्स, क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो गेटिंग टेल इज 1 इवेंट आउट ऑफ 2 पॉसिबल इवेंट। अब हेड टेल का आना, वो दो इवेंट में से, हेड और टेल में से एक इवेंट हो गया ना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1/2। आउटकम्स कितने हैं, 2। अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आउटकम्स कितने हैं, 2। अब मैं बोलूंगी हेड आएगा तो उसके चांस कितने हैं, 1/2, 2 में से 1 चांस। So getting tail is 1 event out of 2 possible events, head or tail. The probability of getting tail is equal to 1/2, और probability of getting head is equal to 1/2, मतलब दो में से एक आउटकम, है ना। अब जो एक्सरसाइज 3.4 है, टेल वेदर द फॉलोइंग सिचुएशंस आर सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब यहाँ पे कुछ आपको वो दिए हुए इवेंट्स दिए हुए हैं, वो आपको देख के बताने हैं कि सर्टेन टू हैपन है कि इम्पॉसिबल टू हैपन है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, आप आज कल से ज्यादा ओल्डर हो गए, तो सर्टेन टू हैपन, चांस है ना। हमारी उम्र जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी उम्र है ना बढ़ती चली जाती है, कम तो होती नहीं है, तो सर्टेन टू हैपन ये हो सकता है। और टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप, अब मैं कॉइन को अगर टॉस करूं तो हेड आएगा उसका। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है
पर जरूरी नहीं है, टेल भी आ सकता है। मैं बोलूँ नहीं मैं तो कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरा हेड ही आएगा, तो हो सकता है, आ सकता है, लेकिन बट नॉट सर्टेन। तीसरा, अ डाइस व्हेन टॉस शेल लैंड अप 8 ऑन द टॉप। अगर मैं डाइस को उछालूं तो उसके टॉप पर 8 आएगा। इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 6 तक ही होते हैं ना, उसके 6 फेसेस पे 6 नंबर ही होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है, तो कहां से आएगा? तो ये कैसा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीम्स विल बी ग्रीन। अब आगे की जो ट्रैफिक लाइट है वो हरी दिखेगी, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर जरूरी नहीं है। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कल का दिन क्लाउडी होगा। कैन हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो इवेंट्स हमने देख के बताए। अब सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। अब एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल्स हैं और उन पे ना मार्किंग कर दी है, 1 2 3 4 5 ऐसे मार्किंग कर दी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2? अब उस बॉक्स के अंदर से मैं हाथ डालूं और मुझे निकालना है कि 2 नंबर का मार्बल मेरे हाथ में आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल नंबर मार्बल्स कितने हैं? 6 है ना, देयरफॉर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। मतलब उन 6 के 6 में, एक में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स है 6 और आउटकम्स भी कितने? 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो गेटिंग अ मार्बल विद नंबर 2 इज वन ऑफ द 6 आउटकम्स। अब 2 का आना वो एक आउटकम है 6 आउटकम में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2, 2 निकालने की क्या हो जाएगी? 1/6, मतलब 6 आउटकम में से एक चांस है कि 2 आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5? अब मैं बॉक्स के अंदर हाथ डालूं और बोलूं कि नहीं मुझे 5 नंबर का मार्बल्स निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम्स कितने? 6। 6 में से कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 है ना। और गेटिंग अ मार्बल विद 5 इज वन ऑफ 6 आउटकम, और 6 आउटकम में से 5 क्या है? वो एक चांस है उसका। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5 इज 1/6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6 में से 1, है ना। 6 आउटकम्स है, 6 में से कोई भी आ सकता है और 5 उसमें से एक नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम्स। अब एक कॉइन को उछाला कि कौन सा टीम गेम को स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी टीम गेम को स्टार्ट करेगी? अब हम कॉइन को जब उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 2, या तो हेड या तो टेल। तो गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल इज वन ऑफ द 2 आउटकम्स। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट माय टीम विल स्टार्ट इज 1/2। हेड या टेल, दो ही आउटकम है, दोनों में से एक आउटकम आना चाहिए, है ना। अगर मैंने हेड सिलेक्ट किया है तो 2 में से 1 चांस, और टेल सिलेक्ट किया तो भी 2 में से 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टीम की गेम स्टार्ट करने की? 1/2। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था आपका प्रोबेबिलिटी का, वो आपको खाली नॉलेज के लिए कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है ना। ये चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी। प्लीज जो बार ग्राफ है वो अच्छे से ड्रॉ करना समझ के, इसलिए मैंने ये वाला ही पार्ट लेकर आपको अच्छे से समझ में ये कहाँ पे एक्स एक्सेस लेनी है, कहाँ पे वाई एक्सेस लेनी है, क्या स्केल हमें लिया है वो लिखना है, क्या हम शो कर रहे हैं वो लिखना है, ये वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, सिटीज लिया है तो वो लिखना है, यहाँ हमने क्या लिया है टेम्परेचर तो वो लिखना है। अच्छे से बना के ड्रॉ करके और आपको नोटबुक में स्टिक करने हैं। ओके, so that's it for today's lecture. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।